क्यों भू कानून लागू नहीं हो पा रहा है। और हम बात करने वाले हैं पास्ट में हुई ऐसी धोखाधड़ी की जिसके बाद किसानों को पता चलता है वो तो अपनी ही जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। और क्या कमी रही हमारी कि जिस वजह से भू कानून लागू नहीं हो पा रहा और इतनी सारी जमीनें आखिर बिकी कैसे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सब अनसीन की एक और अनसीन वीडियो में। ये बात है सन 2005 की, जब उत्तराखंड के लोग इतना शिक्षित नहीं हुआ करते थे और लोग ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। तब से किसान रहे एक व्यक्ति से हमने बात की जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखा है। ये हमें बताते हैं कि इनकी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी पेट की गांठ को लेके बहुत जूझ रही थी, जिसके लिए इनको पैसे की आवश्यकता थी। तो ये जाते हैं एक सेठ के पास, जहाँ उनसे गुजारिश करते हैं अपने 10 नंबर खेत को बिकवाने की। नंबर खेतों की संख्या के अनुसार पड़ते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास अगर 12 खेत हैं तो एक खेत का 1 नंबर, 2 खेत का 2 नंबर, 3 खेत का तीसरा नंबर और चौथे खेत का 4 नंबर। ऐसे करते हुए आपके पास कुल 12 खेत हो जाते हैं। तो ये सेठ से अपने 10 नंबर खेत को बिकवाने की बात करते हैं। तो सेठ इनसे धोखाधड़ी करते हुए 10 नंबर खेत की जगह 20 नंबर खेत लिख देता है। और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उसका फायदा उठाते ही सेठ जमीन के कागज पर इनका अंगूठा लगवा लेता है। फिर समय आता है 2018 का, जब जमीन की दोबारा से नपाई होती है तो इनको पता चलता है कि ये अपनी ही जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जमीन इनकी नहीं रही बल्कि ये किसी और की है जिस पर ये कब्जा करे हुए हैं। ये तो उत्तराखंड में हुई एक धोखाधड़ी का नमूना था। ना जाने पूरे देश में और इन जैसी धोखाधड़ियां कितनी ज्यादा हुई हैं किसी को भी नहीं पता। और इतनी सारी जमीनें बिकने के पीछे दूसरा कारण आता है जमीनी डीलर। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की है कि ये किस तरीके से किसानों से जमीनें खरीदते हैं, उनको ज्यादा मुनाफे के साथ बाहर के लोगों को बेचा करते हैं, जिसमें बीच में इनके पास बहुत ज्यादा मोटी रकम निकल के आती है, जिसका ना कि इनकम टैक्स वालों को पता चलता है ना ही किसी को। ये उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के ऐसे दीमक है जो अपनी जन्मभूमि और अपने घर को अंदर से खोखला करते जाते हैं। अगर हमें उत्तराखंड में जमीन की बिक्री पर रोक लगाना है तो सबसे पहले इन जैसे डीलरों पर हमको रोक लगानी होगी। वरना अगर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून आता भी है तो ये उस कानून में से एक लूप होल जरूर ढूंढ लेंगे, जिस वजह से जमीनें और ज्यादा बिकती जाएंगी। ऐसे घोटाले हमें इतिहास में भी होते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम, जिन्होंने नियमों में एक लूप होल ढूंढा था और उस वजह से उन्होंने 500 करोड़ का घपला किया था और इसके ऊपर पूरी वेब सीरीज बनी हुई है। और इतनी सारी जमीनें बिकने के पीछे एक और कारण निकल के आता है जो है लाचारी। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 6 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनमें से 3000 परिवारों के सर के ऊपर छत भी नहीं है। अगर ऐसे में किसी के घर में कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसको जरिया दिखाई देता है जमीन बेच के पूर्ति का। इसी के चलते हमने एक और व्यक्ति से बात की है जिन्होंने अपनी पहचान को गुप्त रखा है। ये बताते हैं कि जब हमारे बेटे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी तो वो हॉस्पिटल गए, लेकिन हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड और इन जैसी सुविधाओं को लेने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक जरिया सीधा जमीन बेच के अपने बेटे का इलाज कराना दिखा, जिस वजह से उन्हें मजबूरी के चलते अपनी जमीनें बेचनी पड़ी। इसमें एक सबसे बड़ी कमी सरकार की भी दिखाई देती है। जब लोग कभी इस तरह की मांग उठाते हैं तो सरकार उनसे ध्यान हटाने के लिए अपना कोई दूसरा कानून लेके आ जाती है, जिस कारण लोगों का ध्यान उससे बढ़ जाता है और सरकार उस मुद्दे को अपने अगले चुनाव के लिए यूज करती है। इन बीते वर्षों में उत्तराखंड ने सरकार के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे टिहरी डैम बनना, जिसमें न जाने कितने गांव डूब गए और जिससे 1.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है और आधे भारत को बिजली की पूर्ति होती है। और उत्तराखंड में सरकार ने ऐसे विकास किए जिनकी कभी जरूरत ही नहीं थी, जैसे जोशीमठ और केदारनाथ।
जब उत्तराखंड ने सरकार के लिए इतना कुछ किया है तो सरकार का भी फर्ज बनता है उत्तराखंड को बचाने का। उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून आने के बाद उत्तराखंड में एक और अभियान चलना चाहिए, उत्तराखंड सुधार एवं सुरक्षित अभियान। इसके तहत उत्तराखंड को अभी तक जितना नुकसान पहुंचा है उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए और उसकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून लाए जाए। इसके तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए और ज्यादा से ज्यादा जंगलों को संरक्षित किया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि कभी यहाँ 2 से 3 फुट बर्फ गिरा करती थी और यहाँ कभी सेब के बगीचे हुआ करते थे और कभी दादी या नाती पोते सब साथ रहा करते थे। और आने वाले समय में ये सब हमें किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिए अपने पहाड़ी दोस्तों तक, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।